हेलो मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और आप सबका परिवार भी स्वस्थ होगा और आप लोग निरंतर पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। तो आइए एक बार फिर हम नए टॉपिक पे नए क्लास में इंटर किए हैं और आज से हम एक अपना नए सब्जेक्ट को नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। तो हमारा आज का सब्जेक्ट क्या होगा? तो हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे और इस ज्योग्राफी में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? तो वर्ल्ड ज्योग्राफी अर्थात विश्व का भूगोल से हम शुरुआत करेंगे और इसी विश्व के भूगोल के साथ निरंतर हम आगे बढ़ते जाएंगे और अपने इंडियन ज्योग्राफी अर्थात भारत का भूगोल में हम इंटर कर जाएंगे। तो ऐसे ही हमारी निरंतर चलेगी टॉपिक। तो आइए देर न करते हुए हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, मैंने विश्व का भूगोल में सबसे पहले क्या किया, भूगोल का एक परिभाषा ऐड की है ताकि आप सबको भूगोल की परिभाषा याद रहे क्या कि भूगोल होता क्या है। तो आइए देख लेते हैं कि भूगोल होता क्या है। तो देखिए, भूगोल की परिभाषा हमने क्या ऐड की है। तो यह एक क्या विज्ञान है? भूगोल अर्थात भूगोल एक विज्ञान है, विज्ञान की एक शाखा मान सकते हैं। फिर देखिए, जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप अर्थात पृथ्वी के ऊपर जो है जल स्थित है, पहाड़ पर्वत, ये जितनी ऊपरी स्वरूप है उनके बारे में बात कर रहा है। फिर क्या कह रहा है, उसके प्राकृतिक स्वरूप विभागों जैसे पहाड़, महाद्वीप, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील और जल संधिया और वन भी इसके साथ है का ज्ञान होता है। अर्थात हमें भूगोल से इतनी सारी चीजों की ज्ञान होती है। तो यह याद रखिए कि भूगोल एक छोटा सा नाम मात्र नहीं है, भूगोल का एक व्यापक परिभाषा है। तो यह याद रखेंगे कि भूगोल के अंतर्गत हम उसके पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और प्राकृतिक विभागों का ही हम अध्ययन करते हैं। तो यह आप लोग याद रखेंगे कि भूगोल की परिभाषा में यह चीजें शामिल की जाती है। फिर आइए देखिए, भूगोल की अपने परिभाषा देख ली। अब हम देखते हैं कि हम शुरुआत कहाँ से करते हैं। तो सबसे पहले क्या, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से हम शुरुआत करेंगे अर्थात हमारा ब्रह्मांड कैसे बना था। तो पृथ्वी एक ग्रह है, तो इतना ठंडा हो गया जिसमें जीवन यापन हो रहा है अर्थात जीवन चल रहा है। तो अर्थात एक ब्रह्मांड का ही तो एक पार्ट है। तो इसी में से हम शुरुआत करेंगे अर्थात ब्रह्मांड शुरू कैसे हुआ। तो आइए देखते हैं ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस विस्फोट से हुई है? जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस विस्फोट से हुई है? तो वृहद विस्फोट अर्थात जो हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, इसी से हम ब्रह्मांड की विस्फोट उत्पत्ति को मानते हैं। तो यह याद रखेंगे, यही एक सिद्धांत है जो सभी कोई मानता है अर्थात पूरा विश्व मानता है कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है बिग बैंग थ्योरी के कारण ही हुई है। तो यह याद रखेंगे कि यह बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत को दर्शाता है। आई होप ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत को आप लोग समझ गए होंगे। और आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न क्या है, लार्ज हैड्रन कोलाइडर अर्थात LHC पृथ्वी की सतह से 100 फीट नीचे कितनी है? अर्थात जो लार्ज हैड्रन कोलाइडर है जो पृथ्वी की सतह से 100 फीट नीचे की तरफ है गहराई में, वो कितनी लंबी है? तो देखिए, 27 किलोमीटर लंबी सुरंग स्थित है। तो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जो है 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में स्थित है। तो यह याद रखेंगे, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर पृथ्वी की सतह से 100 फीट नीचे 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में स्थित है। तो यह याद रखेंगे आप लोग। फिर देखिए, थर्ड नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किस कण में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य छिपे हैं? तो गॉड पार्टिकल अर्थात देखिए, नाम से ही पता चलता है गॉड पार्टिकल अर्थात गॉड मतलब हम क्या कहते हैं, भगवान। तो देखिए कि जो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है, ये एक गॉड पार्टिकल नाम दिया गया है। इस पार्टिकल में इसका रहस्य छुपा हुआ है। तो इसी की खोज जारी है कि इस आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य है क्या। तो अभी तक हमने जान नहीं पाया, फिर भी हम जान लेंगे आगे कुछ दिनों में। देखिए कब तक क्या होता है। तो आप इतना याद रखें कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति का रहस्य है वो किसमें छुपा हुआ है? तो गॉड पार्टिकल में छुपा हुआ है। आइए फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फोर्थ नंबर प्रश्न है हमारा, किस कण को ब्रह्मांड की बेसिक यूनिट माना जाता है? अर्थात बेसिक यूनिट किसे माना जाता है? तो हिग्स बोसान को। तो याद रखें आप लोग, जो बेसिक यूनिट है तो किसे माना जाता है बेसिक यूनिट? तो हिग्स बोसान को बेसिक यूनिट माना जाता है। और ये बेसिक यूनिट क्या है?
बेसिक यूनिट न्यूनतम क्या था, इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। जो कहा जाता है ना, किसी चीज का बेस अर्थात जड़, नींव तैयार करना, तो वही है बेसिक यूनिट। तो ब्रह्मांड की बेसिक यूनिट क्या है, हिग्स बोसान है। और ये हिग्स बोसान नाम कैसे पड़ा, तो बोसान क्या है, ये भारतीय है। कौन, सत्येंद्र नाथ, देखिए सत्येंद्र नाथ बोस, इन्हीं के नाम पर क्या पड़ा है, इसका नाम हिग्स बोसान नाम पड़ा है। और हिग्स, देखिए हिग्स एक ऐसा क्षेत्र होता है जो इलेक्ट्रॉन व क्वार्क ऐसे कणों को क्या करता है, द्रव्यमान प्रदान करता है। ये ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन और क्वार्क को क्या करता है, द्रव्यमान प्रदान करता है। तो इनको एरिया में क्या कहेंगे, तो हिग्स नाम से इस एरिया को हम जानते हैं। और बोसान, तो बोसान ने अर्थात सत्येंद्र नाथ बोस ने इसकी एक संकल्पना दी आइंस्टीन के सिद्धांत को लेकर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, हिग्स बोसान नाम पड़ा। तो यह याद रखेंगे हिग्स बोसान नाम कैसे पड़ा। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न को, ब्रह्मांड का वह अदृश्य पदार्थ क्या कहलाता है जिसके कारण ब्रह्मांड का लगभग 25% द्रव्यमान बना है, डार्क मैटर। अर्थात देखिए 1/4 ब्रह्मांड किससे बना है, वो डार्क मैटर से। तो यह याद रखेंगे डार्क मैटर से 1/4 भाग किसका बना है, ब्रह्मांड का जो अदृश्य पदार्थ है। तो यह याद रखेंगे डार्क मैटर से ब्रह्मांड का 1/4 पार्ट बना हुआ है जो अभी भी अदृश्य है। फिर देखिए 6 नंबर प्रश्न को, तो 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रकाश की किरणें एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उसे क्या कहा जाता है। अर्थात जब प्रकाश की किरणें आती है सूर्य से, लगातार जो पृथ्वी आ रही हैं, अगर लगातार एक वर्ष आती हैं तो उसको क्या कहते हैं, उस दूरी को हम क्या कहते हैं, तो एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अर्थात एक वर्ष में जितनी सूर्य की किरणें दूरी तय करती है उन्हें हम क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष। अर्थात सूर्य का प्रकाश जितनी दूरी एक वर्ष में तय करता है उसी को हम क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो यह आप लोग याद रखेंगे। फिर देखिए 7th नंबर, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अर्थात जो एक पारसेक की बात कर रहा है यह कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होगा, तो यह कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होगा, 3.26 प्रकाश वर्ष। अर्थात एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू एक पारसेक, देखिए पारसेक इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष। तो यह याद रखेंगे 1 पारसेक इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, यह याद है। और पारसेक जो है किसकी यूनिट है, अर्थात पारसेक से हम क्या मापते हैं, तो दूरी। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मापक है। अर्थात सूर्य से जो प्रकाश आती है बराबर पृथ्वी पे, तो पारसेक के द्वारा हम मापते हैं। अर्थात पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मापक है। तो यह आप लोग याद रखेंगे। फिर देखिए हमारे 8th नंबर प्रश्न, पृथ्वी की आकाश गंगा को क्या नाम दिया गया। अर्थात जो पृथ्वी की एक आकाश गंगा है उन्हें क्या नाम दिया गया है, तो क्या नाम दिया गया है, मंदाकिनी। अर्थात पृथ्वी की आकाश गंगा को हम मंदाकिनी से नाम से भी जाना जाता है। तो यह याद रखेंगे कि पृथ्वी की आकाश गंगा को मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। फिर वही अगले प्रश्न में देखिए इसी से रिलेटेड है। देखिए 9th नंबर, मंदाकिनी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जो मंदाकिनी है उसे और किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए दुग्ध मेखला। तो यह याद रखेंगे कि मंदाकिनी को और किस नाम से जानते हैं, तो दुग्ध मेखला के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखिए, और ये दुग्ध मेखला और मंदाकिनी, ये पृथ्वी की जो आकाश गंगाएं हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मंदाकिनी कहिए या दुग्ध मेखला, इन दोनों नामों से पृथ्वी की आकाश गंगाओं को जाना जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, जब भी प्रश्न आएगा तो आप याद होंगे, याद अगर ऑप्शन में दुग्ध मेखला हो तो दुग्ध मेखला को टिक करेंगे, और मंदाकिनी हो तो मंदाकिनी को टिक करेंगे। तो यह याद रखें कि पृथ्वी की आकाश गंगाओं को हम किस किस नाम से जानते हैं, तो मंदाकिनी और दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं। फिर वही अगले प्रश्न को देखते हैं, इसमें क्या दे रहा है।
तो देखिए 10th नंबर प्रश्न को, घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे क्या कहलाते हैं, अर्थात जो न्यूट्रॉन तारे जो घूम रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, किस नाम से क्या क्या पुकारते हैं। तो देखिए पल्सर, जो घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे होते हैं उन्हें पल्सर के नाम से हम जानते हैं या पुकारते हैं। अर्थात देखिए अब ऐसा भी कहते हैं कि पल्सर क्या है, अगर आ जाए क्वेश्चन पल्सर क्या है तो बोलो याद है, घूमता हुआ न्यूट्रॉन एक तारा है। पल्सर क्या है, घूमता हुआ एक न्यूट्रॉन तारा है, यह याद रखें आप लोग कि पल्सर क्या है, एक घूमता हुआ न्यूट्रॉन तारा है। फिर वहीं देखिए 11th नंबर प्रश्न को, सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है, सूर्य है। तो यह याद रखेंगे कि सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा क्या है, सूर्य है। फिर अगले प्रश्न को देखिए 12th नंबर, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है। अर्थात जो कह रहा है, जो सूर्य के बाद, अर्थात सूर्य प्रथम नंबर पे है, फिर दूसरे नंबर की बात कर रहा है, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारा। तो सबसे निकट तारा क्या हो जाएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो ये याद रखेंगे कि सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट जो तारा है वह प्रोक्सिमा सेंचुरी है। यह याद रखें आप लोग कि प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा है। फिर वहीं देखिए 13 नंबर, देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है, किस तारामंडल की आकृति भालू से मिलती है। तो याद रखेंगे किस तारामंडल की आकृति भालू से मिलती है, तो सप्तऋषि तारामंडल की। तो यह याद रखेंगे कि जो सप्तऋषि तारामंडल है इसकी आकृति किससे मिलती है, भालू से मिलती है। देखिए सप्तऋषि क्या है, सप्तऋषि क्या है, 7 ऋषियों के नाम से मिलकर ये बना है सप्तऋषि जिन्हें कहते हैं। इनमें कौन कौन से ऋषि शामिल है 7 ऋषियों में, तो ऋषि वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। ये ऐसे 7 ऋषि है जिनके नाम से क्या कहते हैं, सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। और यह सप्तऋषि तारामंडल है वो कहां पे हम देखते हैं, तो उत्तरी ध्रुव। कभी हम उत्तरी भाग में देखते हैं इनको, और कब देखते हैं, तो 9:30 बजे 9:30 PM के बाद आप देख सकते हैं रात के समय उत्तरी भाग में आपको ये दिखेगा, सप्तऋषि तारा जो है उत्तरी भाग में दिखेगा हमेशा। तो ये याद रखें कि जो तारामंडल की आकृति भालू जैसे किसकी है, तो सप्तऋषि की है। और सप्तऋषि 7 ऋषियों के नाम से बना हुआ है सप्तऋषि। और ये कब कहाँ दिखता है, तो उत्तरी भाग में 9:30 बजे रात्रि के बाद दिखता है। तो यह याद रखेंगे। फिर आइए देखते हैं अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, ब्रह्मांड में ही अब सौरमंडल देखते हैं सब टॉपिक में। तो देखिए सब टॉपिक क्या है, सौरमंडल। देखिए सौरमंडल की खोज किसने की थी, तो याद रखेंगे कि सौरमंडल की खोज किसने की थी, कापरनिकस ने। तो यह याद रखेंगे आप लोग कि कापरनिकस ने क्या की थी, तो उन्होंने सौरमंडल की खोज की थी। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। फिर देखिए हमने आपके लिए एक इमेज भी ऐड किया है, तो इमेज को देखेंगे आप लोग। देखिए ये बीच में क्या है, यह सूर्य है। ये सूर्य के यहाँ पर नाम नहीं लिखा है तो क्योंकि ऐसे ही देखिए रेड कलर से दिख रहा है जलता हुआ, ये क्या है, ये सूर्य है। फिर बुध, पृथ्वी, सूर्य, बुध, पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो यह याद रखें, ये कितने हो गए टोटल, 8। देखिए बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये टोटल कितने ग्रह हैं, 8 हो गए। 8 ही ग्रह है टोटल, 8 ग्रह है, यह याद रखेंगे। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। अब कहां पर रखा गया है, तो 52वें ग्रह की श्रेणी में इन्हें रखा गया, यह याद रखें। और यह कब निकाला गया इसको, तो 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालकर 52वें ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। तो यह याद रखेंगे कि यही टोटल 8 ही ग्रह है, याद रखेंगे, 9 ग्रह नहीं है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए हमारा 15 नंबर प्रश्न क्या है, सर्वप्रथम किसने पता लगाया कि
सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अर्थात जो क्या है, सौरमंडल का केंद्र क्या है, सूर्य है, और पृथ्वी क्या करती है, सूर्य जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो यह याद रखें आप लोग। ये किसने सर्वप्रथम पता लगाया था, तो यह कॉपरनिकस ने पता लगाया था। कॉपरनिकस ने यह क्या पता लगाया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और सूर्य क्या है, सौरमंडल के केंद्र में। यह किसने पता लगाया, तो कॉपरनिकस ने यह पता लगाया था। यह आप लोग याद रखेंगे। फिर देखिए 16 नंबर प्रश्न को, सौरमंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य। अर्थात सौरमंडल में जितनी ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है, तो सूर्य। अर्थात सौरमंडल का एकमात्र स्रोत क्या है ऊर्जा का, तो सूर्य है। यह याद रखेंगे कि सिर्फ एकमात्र स्रोत क्या है सौरमंडल का, सूर्य है जो ऊर्जा हमें देता है। तो यह याद रखेंगे। फिर देखिए 17 नंबर प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो कौन सी प्रक्रिया सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो नाभिकीय संलयन। तो याद रखेंगे कि जो सूर्य से ऊर्जा निकलती है किस प्रक्रिया के कारण अर्थात निकलती है, तो नाभिकीय संलयन। और यह नाभिकीय संलयन क्या होता है, तो आइए देखते हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे कण है, ये छोटे छोटे कण है, ये आपस में मिलके बड़े बड़े कणों का निर्माण कर रहे हैं। देखिए ये संलयन अर्थात एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो याद रखिए संलयन अर्थात एक से दूसरे को साथ जुड़ना होता है संलयन। तो देखिए बड़ा कण बन गया, तो ये क्या होगा, नाभिकीय संलयन हो गया। यहीं देख लेते हैं नाभिकीय विखंडन क्या होता है। ये देखिए ये बड़े बड़े कण हो गए, ये बड़े बड़े कण हो गए, ये किस में टूट गए, ये देखिए छोटे छोटे कणों में टूट गए। ये क्या है, ये हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। तो ये याद रखेंगे नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में क्या अंतर है। आई होप आप लोग समझ गए क्या होगा, नाभिकीय संलयन क्या होता है और नाभिकीय विखंडन क्या होता है। इन दोनों ही रूपों को आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए सूर्य के ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, वहीं परमाणु बम के ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय विखंडन है। अर्थात परमाणु बम जो होता है और नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर काम करता है। तो यह याद रखेंगे नाभिकीय संलयन क्या होता है और नाभिकीय विखंडन क्या होता है। फिर आइए अब देखते हैं सूर्य। अब देखिए सूर्य के बारे में क्या क्या ऐड किया गया है। तो देखिए 18 नंबर प्रश्न को, सूर्य कौन सी गैसों का गोला, अर्थात जो सूर्य है उस पे किस किस गैसों का गोला है। अर्थात सूर्य के पास जो ग्रह वहां पे कौन कौन सी गैसें है, तो देखिए हाइड्रोजन व हीलियम, इन दो गैसों का क्या सूर्य गोला है। अर्थात अधिकतर मात्रा में इन दो गैसों की उपलब्धता वहां पे पाई जाती है, इसलिए सूर्य को हाइड्रोजन और हीलियम का गोला कहते हैं। तो ये याद रखेंगे कि सूर्य पे हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता पाई जाती है। फिर देखिए 19 नंबर प्रश्न को, इसमें क्या कह रहा है, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है। अर्थात जो सूर्य है अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो ये याद रखेंगे कि सूर्य की घूमने की दिशा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर है। तो यह याद रखेंगे कि सूर्य की घूमने की दिशा क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर है। यह आप लोग याद रखेंगे। फिर देखिए 20 नंबर, ये सूर्य से रिलेटेड ही प्रश्न है। देखिए सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो कितना समय लगता है, 8 मिनट 19 सेकेंड। अर्थात जो सूर्य है उसका जो प्रकाश हमारे पृथ्वी पर आता है, तो इन दोनों के बीच में उसको डिस्टेंस तय करने में कितना समय लगता है, तो कितना समय लगता है, 8 मिनट और 19 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य का प्रकाश सूर्य से हमारे पृथ्वी पर अर्थात हमारे पास पहुंचने में इतना समय लगता है, कितने मिनट, 8 मिनट और 19 सेकेंड का समय लगता है। तो यह आप लोग याद रखेंगे, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 19 सेकेंड का समय लेता है। फिर ये देखिए 21 नंबर प्रश्न, 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं। अर्थात जो सौर ज्वाला है वहां उसको उत्तरी ध्रुव पे जो होता है उसको क्या कहते हैं, देखिए ऑरोरा बोरियालिस। देखिए ऑरोरा क्या है, बोरियालिस। वहीं 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, सौर ज्वाला को दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहते हैं, तो दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो ये याद रखेंगे, सौर ज्वाला को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पे क्या कहते हैं,
उत्तरी ध्रुव पे ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिण ध्रुव पे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से हम जानते हैं। ये देखिए, ये बोरियालिस क्या है? बोरियालिस मतलब होता है उत्तर का भाग। क्या होता है? उत्तर का भाग। वहीं ऑस्ट्रेलिस मतलब क्या होता है? दक्षिण का भाग। दक्षिण का भाग होता है। तो याद रखिए, बोरियालिस मतलब उत्तर का भाग और ऑस्ट्रेलिस मतलब दक्षिण का भाग होता है। अब ये देखिए, ऑरोरा का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ऑरोरा का क्या होता है? ध्रुवीय ज्योति, अर्थात ध्रुव के पास जो ज्योति होती है उसको सौर ज्वाला होता है, वो कहाँ पर होता है? ध्रुव के पास होता है। इसलिए हम ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जानते हैं। तो ये याद रखेंगे, ऑरोरा का अर्थ क्या हो जाएगा? ध्रुवीय ज्योति, अर्थात ऑरोरा को हम ध्रुवीय ज्योति के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्रुवीय ज्योति, ध्रुव पे सौर ज्वाला होता है, उसी से हम ऑरोरा बोरियालिस ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जानते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि ऑरोरा बोरियालिस किसे कहते हैं और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस किसे कहते हैं। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। फिर आइए आगे चलते हैं। तो देखिए, अब कहाँ पे आगे? अब ग्रह, अब ग्रह के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप लोग दिमाग में बैठा लें। अब देखिए, अब ग्रह से हम फिर शुरू करते हैं। तो ग्रह में पहला प्रश्न क्या है, और इस लेक्चर का 23 नंबर प्रश्न, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड क्या कहते हैं? अर्थात जो सूर्य के जो चारों पिंड घूमते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ग्रह। देखिए, जो सूर्य है, यह सूर्य हो गया, इसके चारों ओर जो पिंड है घूम रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ग्रह कहलाते हैं। तो याद रखें, सूर्य के जो चारों ओर घूमते हैं वह ग्रह कहलाते हैं। फिर देखिए 24 नंबर प्रश्न को, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? अर्थात जो इस ग्रह है, जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं पिंड, उन्हें ग्रह कहते हैं, और इन ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। तो यह याद रखिए, जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह और ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि यह सीक्वेंस में है, कोई इसमें बीच में रुकावट नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे इसी फ्लो में। और देखिए 25 नंबर प्रश्न को, सूर्य के चारों ओर घूमने के साथ साथ ग्रह अपनी धुरी पर भी घूमता है, तो इसे क्या कहते हैं? अगर सूर्य के जो चारों ओर घूमने के साथ साथ अपनी धुरी पे भी अगर ग्रह घूमते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? क्योंकि उनकी गति को घूर्णन या परिभ्रमण। देखिए, अपने धुरी पे भी घूमते हैं और साथ में चारों ओर भी घूमते हैं, तो इस गति को हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। तो याद रखेंगे, इस गति को हम क्या कहेंगे? घूर्णन गति कहेंगे। तो याद रखेंगे कि सूर्य के जो चारों ओर घूमते हैं ग्रह और अपनी धुरी पे भी घूमते हैं, हम उन्हें घूर्णन गति कहते हैं। तो याद रखेंगे, इस गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। वहीं 26 नंबर देखेंगे, सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम क्या? अर्थात जो सूर्य है, एक जगह सूर्य जो है एक जगह मान लीजिए, तो उसके बाद जो ग्रहों का क्रम है दूरी के अनुसार, सूर्य के बाद कौन सा ग्रह आएगा, फिर उससे ज्यादा कौन सा डिस्टेंस, फिर उससे ज्यादा किसका डिस्टेंस होगा, ऐसे ही क्रम में हमें देखना है। तो देखिए, पहला क्या है? सूर्य से सबसे नजदीक जो है बुध है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण, ये 8 ग्रह इस क्रम में है। तो याद रखिए कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या होगा? तो क्रम देख लेते हैं। क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण, ये ग्रहों का क्रम है सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार। फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए 27 नंबर, घटते आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम क्या है? तो घटते आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम, बृहस्पति पहले होगा, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल व बुध, ये घटते आकार के आधार पर है। इसके पहले वाले प्रश्न में बढ़ती हुई दूरी के अनुसार है, और 27 नंबर प्रश्न में क्या है? आकार के घटते हुए क्रम में। तो ये याद रखेंगे कि जो सबसे छोटा आकार में ग्रह है वो कौन सा है? बुध है। तो देखिए, सबसे बड़ा आकार में ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल व बुध है। तो इस क्रम में आप लोग याद रखेंगे कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों का क्रम क्या होगा, फिर घटते आकार के क्रम में ग्रहों का क्रम क्या होगा, ये सारी आप लोग चीजें याद रखेंगे। फिर आइए देखते हैं 28 नंबर प्रश्न को। देखिए 28 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है?
किन ग्रहों को पार्थिव व आंतरिक ग्रह कहा जाता है? अर्थात पार्थिव या आंतरिक ग्रह किन ग्रहों को कहा जाता है? तो यह है बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल। यह 4 ग्रह ऐसे हैं जिनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। तो ये याद रखेंगे, आंतरिक ग्रह की श्रेणी में सिर्फ 4 ग्रहों को ही शामिल किया गया है टोटल 8 ग्रहों में से। तो कौन कौन से हैं? यह है बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल। ये ऐसे ग्रह हैं जिनको आंतरिक ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ये देखिए 29 नंबर प्रश्न को, किन ग्रहों को बृहस्पति या बाह्य ग्रह कहा जाता है? तो इसमें देखिए कौन कौन से ग्रह शामिल है? बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण, 4 ग्रह भी इनमें शामिल किया गया। क्यों? क्योंकि 4 ग्रह आंतरिक ग्रह में शामिल किया गया, तो बचे कितने? 4 ग्रह। तो इन 4 ग्रहों को बाह्य ग्रह की श्रेणी में शामिल किया गया है। ये कौन कौन से ग्रह हैं? यह है बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण। तो ये याद रखेंगे कि 4 ग्रह आंतरिक ग्रह में और 4 ग्रह बाह्य ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। और इनका क्रम आप लोग याद रखेंगे, इनमें कौन कौन शामिल है आंतरिक ग्रह में और कौन कौन शामिल है बाह्य ग्रह में। तो कौन कौन आंतरिक ग्रह में? बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल, ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह में। वहीं बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण ऐसे ग्रह हैं जिनको बाह्य ग्रह में शामिल किया गया है। फिर देखिए आज का लास्ट प्रश्न। तो आज का लास्ट प्रश्न क्या है देखिए, तो यह कुल 8 ग्रहों में से किन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है? तो किन 5 ग्रहों को? यह बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति व मंगल। ये 5 ग्रह ऐसे हैं जिनको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, अर्थात बिना किसी टेलीस्कोप या दूरबीन की सहायता से हम इन्हें अपने नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो ये 5 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति व मंगल। यही 5 ग्रह हैं टोटल कितने ग्रहों में से? तो टोटल 8 ग्रहों में से सिर्फ इन्हीं 5 ग्रहों को हम अपने नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो यह याद रखेंगे और साथ ही साथ यह भी याद रखेंगे कि आप लोग को यह क्लासेज जो चल रही है इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो हमारा टेलीग्राम चैनल पीसीएस किस नाम से है? पीसीएस मार्गदर्शक, इस नाम से आप सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा और उसको आप ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि तभी जाके आपको हमारी पीडीएफ सारी क्लासेज जितनी चल रही हैं उन क्लासेज की पीडीएफ हमारे इसी ग्रुप में जाएगी, टेलीग्राम की ग्रुप में जाएगी और आप जाकर वहां से डाउनलोड करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड है टेलीग्राम चैनल का, आप उस पर क्लिक करिए और डायरेक्ट आपको वो टेलीग्राम पे हमारे चैनल पे पहुंचा देगा। फिर आप वहां से ज्वाइन करिए और वहां से सारी नोटिफिकेशन, कोई वीडियो कब पड़ी, अगर नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से आपके पास नहीं जा रहा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल आपको नोटिफाई कर देगा कि हाँ वीडियो अपलोड हो गया है और आप देख सकते हैं। तो आप जरूर ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को, ये सारी सुविधाएं वहीं पे मिलेगी। अगर यूट्यूब नहीं नोटिफिकेशन देगा तो टेलीग्राम से आपको पता चल जाएगा कि हाँ वीडियो आ गई है। तो आई होप आप लोग ये सारे काम बहुत अच्छे से करेंगे और आपने क्लास बहुत अच्छे से किया भी होगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। देखिए हमने स्टार्टिंग में कुछ नहीं बोला, हमने सिर्फ आपको काम की बात की, पढ़ा दिया। और अब मैं आपको ये बताऊं कि आप हमारे चैनल को अपने ज़रूरतमंद दोस्तों, परिवार, किसी भी हितैषी के पास आप पहुंचा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि इस चैनल से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आई होप आप लोग सहयोग पूरी तरीके से हमारा करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर आगे क्लास नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।